हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 11 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड लायन डे ये किस डेट को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को। ये देख लीजिए, हर वर्ष वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। तो इस बार आपका 8वां वर्ल्ड लायन डे है। थीम क्या है? स्लो एलिमिनेशन ऑफ अफ्रीकन लायंस। देखिए, अफ्रीका में जो लायंस हैं वो समाप्त हो रहे हैं, इसीलिए इस बार का थीम रखा गया है स्लो एलिमिनेशन ऑफ अफ्रीकन लायंस। जो ये लायंस हैं, अफ्रीकन लायंस को क्या कहते हैं? पैंथेरा लियोपर्सिका। जबकि इंडियन जो ये एशियन लायन है उसको पैंथेरा लियो कहते हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने जो लास्ट ईयर सेंसस किया था उसमें इंडिया में एशियाटिक लायंस की जो जनसंख्या है वो 523 से बढ़कर 674 हो गई थी, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड लायन डे हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। IUCN जो रेड लिस्ट है उसमें ये थ्रेटेंड है। IUCN की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। CEO है ब्रूनो ओबेरले। नया क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया था? तो फर्स्ट एवर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इसको होस्ट किया गया था ग्रीस द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीस द्वारा। चर्चा इसलिए है क्योंकि अक्टूबर 2021 में इंडिया द्वारा उसका पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यानी इंडिया पहली बार इंटरनेट गवर्नेंस फोरम होस्ट करने जा रहा है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ये क्या है? ये देखिए, इंटरनेट जो पॉलिसीज होती हैं उनको गवर्न करने से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन वाला कंट्री है और इंडिया में हाईएस्ट डाटा कंजप्शन जो है पर यूजर पर मंथ होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा जुलाई 2006 में अनाउंस किया गया था कि हर वर्ष कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मीटिंग होगी। तो जुलाई 2006 में अनाउंस किया गया था। उसी के बाद अक्टूबर नवंबर में पहली बार ग्रीस में 2006 में ही इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मीटिंग हुई थी। तो याद रखिएगा, हर वर्ष एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2021 में इंडिया द्वारा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द्वारा टीबी एलिमिनेशन का टारगेट किस वर्ष रखा गया है? यानी इंडिया में टीबी समाप्ति का टारगेट ये रखा गया है 2025। तो इंडिया 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देगा। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ चेंज हो गए हैं, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब मनसुख मांडव्य जी हैं। उन्होंने कहा है इंडिया में जितने भी टीबी के केसेस आते हैं उसमें से 65% 15 से लेकर 45 वर्ष के आयु के लोगों के बीच में आते हैं और इसमें से 58% रूरल एरियाज यानी ग्रामीण इलाकों में से आते हैं। हालांकि अब उज्ज्वला स्कीम वगैरह, LPG डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लॉन्च हो गया तो शायद ग्रामीण इलाकों में कम आए, लेकिन याद रखिएगा इंडिया में जितने भी टीबी केसेस आते हैं वो 65% 15 से 45 एज ग्रुप वालों में से आते हैं। 2020 के दौरान पिछले वर्ष की अपेक्षा ईयर और ईयर बेसिस पर इंडिया में टीबी केसेस का 24% डिक्रीज देखा गया, यानी 24% कम हुए हैं। लेकिन जनवरी फरवरी 2020 में ये वापस बढ़ गए थे 6% के हिसाब से। इंडिया ग्लोबल जो टीबी केस लोड है उसका 2.64 मिलियन जो है बेयर करता है। यानी जितने भी ग्लोबल टीबी केसेस हैं उनमें से 2.64 मिलियन इंडिया में आते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कहा है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देगा, जबकि ग्लोबल टारगेट है 2030। यानी इंडिया 5 वर्ष पहले का टारगेट फिक्स किया इंडिया ने, लेकिन मुझे नहीं लगता हो पाएगा क्योंकि टीबी काफी ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स इसका कौन सा एडिशन रशिया द्वारा होस्ट किया जा रहा है या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स इसका 7th एडिशन रशिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हर वर्ष ऑर्गेनाइज किया जाता है रशिया में ही। तो इस बार 2021 में फिर से रशिया द्वारा इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7th एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखिए, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स इसको वॉर ओलंपिक्स भी कहते हैं। क्या? वॉर ओलंपिक्स। इस बार इंडिया के 101 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रशियन मिनिस्ट्री काफी समय से 2015 से ही इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 रशिया में होस्ट किए जाएंगे। इंडियन आर्मी भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, लास्ट ईयर यानी 2019 में जैसलमेर में हुआ था तो पहली बार इंडिया ने इसको होस्ट किया था रशिया के साथ मिलकर, क्योंकि रशिया का इनिशिएटिव है तो चाहे किसी कंट्री में हो रशिया जरूर इसको होस्ट करेगा। तो 2019 में इंडिया ने पहली बार होस्ट किया था इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। कहां पे? जैसलमेर में। 6वां एडिशन था वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? तो UNSC में टोटल मेंबर हैं 15। आपके 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। चर्चा में क्यों है UNSC? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा
जो यूएनएससी की ओपन डिबेट होती है उसको एड्रेस किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने यूएनएससी की ओपन डिबेट को एड्रेस किया है। ये जो यूएनएससी की ओपन डिबेट थी उसका थीम क्या था? थीम था इनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये याद रखिएगा थीम। आप सभी को अगस्त है, आप सभी को याद है कि अगस्त 2021 में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ गई है। अच्छा, उससे पहले किसके पास थी? फ्रांस के पास। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया ने अगस्त 2021 में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी किससे ली है? तो फ्रांस से ली है, याद रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएनएससी ओपन डिबेट को एड्रेस करने वाले फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट, जो नॉन परमानेंट है वो 10 हैं। 5 परमानेंट वही मेंबर हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, यानी यूएसए, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस। देखिए, परमानेंट नॉन परमानेंट में अंतर सिर्फ यही होता है कि परमानेंट के पास वीटो पावर होती है और नॉन परमानेंट के पास नहीं होती है। लेकिन नॉन परमानेंट भी जो 10 मेंबर होते हैं, अगर उसमें से 7 डिसएग्री हैं तो उसको वीटो ही माना जाएगा। यानी अगर 7 लोग राजी नहीं होते हैं तो वो बिल कभी भी पास नहीं हो सकता है, वो आदेश कभी भी पास नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है कि 7 राजी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एससीओ के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की 8वीं मीटिंग है, इसको कौन एड्रेस करने जा रहा है? तो एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की जो 8वीं मीटिंग है उसको लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा एड्रेस किया जाएगा। तो किरण रिजिजू पहले स्पोर्ट मिनिस्टर थे, अब वो लॉ मिनिस्टर हो गए। कितनी अच्छी बात है। मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो चेंज हुए हैं, आप याद रखिएगा। तो किरण रिजिजू अब लॉ मिनिस्टर है। जैसे मनसुख मांडव्य आपके हेल्थ मिनिस्टर हो गए हैं, पहले कौन था? डॉक्टर हर्षवर्धन थे। तो वैसे ही किरण रिजिजू अब लॉ मिनिस्टर हो गए हैं। उन्होंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का जो 8वां एडिशन हो रहा है उसको एड्रेस किया है। देखिए, इस मीटिंग को अटेंड कौन करेगा? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ मिनिस्ट्री, नाम है एसपी सिंह, वो इसको अटेंड करेंगे, याद रखिएगा। 3 दिनों की मीटिंग है। इसको हेड कौन करेगा? तो ताजिकिस्तान। इस समय एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी किसके पास है? ताजिकिस्तान के पास है, याद रखिएगा। इसीलिए हर बैठक को वही हेड कर रहा है। तो मिनिस्टर, जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, वो वर्चुअली एड्रेस करेंगे 8वीं मीटिंग एससीओ के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की। एससीओ की बात करते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जून 2001 में स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका संघाई में नहीं है, बीजिंग में है। सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली अपॉइंट हुए थे व्लादिमीर नोरोव। टोटल 8 कंट्रीज आपके एससीओ के मेंबर हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2017 उज्बेकिस्तान की बैठक में इसके मेंबर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये किस डेट को मनाया जाता है? तो जिस दिन आपका वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है उसी दिन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, यानी कि 10 अगस्त को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। बायोफ्यूल मतलब, देखिए, जब भी बायोडीजल मतलब डीजल या फिर पेट्रोलियम बनता है बायोमास से, तो उसको कहते हैं बायोफ्यूल। 2015 से ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडिया में इसको सेलिब्रेट करता है। थीम क्या है इस बार 2021 में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का? तो जो इस बार का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, सेम वैसे ही थीम है इस बार वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर बेटर इन्वायरमेंट। अच्छा, ये 10 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? क्योंकि इस दिन सर रुडोल्फ डीजल की बर्थ एनिवर्सरी थी। 1893 में सर रुडोल्फ डीजल द्वारा पीनट ऑयल का एक इंजन डेवलप किया गया था। बायोफ्यूल से डेवलप पहला इंजन था, इसीलिए। तो देखिएगा, हर वर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की पहली पैरामिलिट्री फोर्स जिसने वुमेन्स को कमीशन किया है कॉम्बैट पोजीशन के लिए, तो आईटीबीपी इंडिया की पहली पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने वुमेन्स को कॉम्बैट पोजीशन में हायर किया है। देख लीजिए, 2 महिलाओं को कमीशन किया गया है कॉम्बैट पोजीशन के लिए। किसके द्वारा? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस द्वारा। पहली बार किसी पैरामिलिट्री फोर्स ने ऐसा किया है। दोनों महिलाओं का नाम है प्रकृति और दीक्षा। 2016 में यूपीएससी के थ्रू एग्जाम हुआ था और इसके थ्रू जो है आईटीबीपी में कमीशन हुई है। आईटीबीपी की बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देसवाल। आईटीबीपी का मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। यह क्वेश्चन देखते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि हर वर्ष अब जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। ये किस दिन मनाया जाएगा? तो जिस दिन आपके नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है उसी दिन, यानी 7 अगस्त को हर वर्ष जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा।
ये देख लीजिए आप। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हर वर्ष 7 अगस्त को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की याद में हर वर्ष 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, जेवलिन थ्रो डे। तो नीरज चोपड़ा जी ने 7 अगस्त को ही जेवलिन फेंका था 87.58 मीटर और गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। पहली बार एथलेटिक्स की कैटेगरी में किसी इंडियन ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि इससे पहले जो बीजिंग ओलंपिक हुए 2008 में, उसमें अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता ही था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने, नाम याद रखिएगा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और मात्र 23 वर्ष के हैं। 87.58 मीटर के आसपास फेंका है उन्होंने अपना भाला और इसके लिए उनको गोल्ड मेडल मिला है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें 1946 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? आदिल एस सुमारीवाला। इसके अलावा बजरंग पुनिया जो हरियाणा के हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने अनाउंस किया है कि 2021 में वो इंडिया में अपनी फर्स्ट एन लाइन ऑफ कार्स की जो एन लाइन है उसको लॉन्च करेगा? तो Hyundai मोटर्स ने अनाउंस किया है कि जो उसकी कार की एन लाइन प्रोडक्शन है, एन लाइन प्रोडक्शन, उसको इंडिया में लॉन्च करेगा। एन लाइन, एन मतलब नामयांग, ये लाइन ऑफ प्रोडक्शन है इसका Hyundai का। अभी तक सिर्फ साउथ कोरिया में इसको जो है सड़कों पे आप देखते होंगे, लेकिन इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। i20 जो मॉडल है आपके Hyundai का, उसके थ्रू एन लाइन प्रोडक्शन इंडिया में भी आएगा। तो Hyundai मोटर्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि 2021 में इंडिया में पहली बार एन लाइन ऑफ कार्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो Hyundai मोटर्स, बस इतना याद रखिए, साउथ कोरियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। सियोल में इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और एन लाइन कार्स को इंडिया में प्रेजेंट करेगा Hyundai मोटर i20 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV F10 इसके द्वारा GSAT-1 को लॉन्च किया जाएगा। GSAT-1 क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था, इसका दूसरा नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3, याद रखिएगा। टोटल वेट कितना है? 2268 kg। तो GSAT-1 को GSLV F10 से लॉन्च किया जाएगा इसरो द्वारा, याद रखिएगा। एक दिन में 4 से 5 टाइम अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जो आपके बॉर्डर हैं, उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर, ये सब कुछ। 2021 में इंडिया का पहला सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जा रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, यानी 36,000 किलोमीटर की कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा और लगातार आई इन द स्काई की फॉर्म में काम करेगा। तो GSAT-1 इसको GSLV F10 से लॉन्च किया जाएगा इसरो द्वारा। इसरो की बात करें, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी विक्रम साराभाई द्वारा, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहते हैं। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन है के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बुक है जिसका नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। इस बुक को किसने लिखा है? तो सुधा मूर्ति। किसने? सुधा मूर्ति ने एक बुक लिखी है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। हालांकि हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन सुधा मूर्ति जी ने एक बुक लिख दी है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। सुधा मूर्ति इंग्लिश और कन्नड़ लिटरेचर में काफी प्रगाढ़ है, इन्होंने ये बुक लिखी है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। सुधा मूर्ति का नाम याद रखिएगा। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा पब्लिश किया जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। देखो, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, जो काकोरी की ट्रेन डकैती हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1925 में हुई थी। कब? 1925 में। किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। नाम याद ही होगा आप लोगों को। हाँ, वो सनी देओल वाली मूवी याद आ रही होगी आप लोगों को। काकोरी कॉन्स्पिरेसी या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश में काकोरी करके एक प्लेस है, मलिहाबाद से आने लगेंगे आप तो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। 9 अगस्त 1925 को यहाँ पे काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ये रॉबरी को अंजाम दिया था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान। अब ये रॉबरी कही जा रही, हम लोग तो हैप्पी थे। खैर, क्यों? क्योंकि वन मैन टेररिस्ट इज अदर मैन क्या रिवॉल्यूशनरिस्ट, कुछ ऐसे करके कहानी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। इसी चक्कर में उनको 19 दिसंबर 1927 को क्या फांसी दे दी गई थी। ये 3 लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह। इन 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात आई तो याद रखिएगा 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था भगत सिंह जी ने। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज
ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, नोएडा, यूपी के नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। नोएडा में एक फिल्म सिटी बन रही है और वहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित किया जा रहा है। देखिएगा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होगी ये, जो कि बनने जा रही है कहाँ पे? नोएडा में। तो ये बाकी सब पढ़ा चुका हूँ मेरे ख्याल से, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। नोएडा में बनेगा देश का पहला हेरिटेज इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, यूपी के नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अभी तक ईरान में प्रेसिडेंट होता था, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता था। तो मोहम्मद मुखबर ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ये देख लीजिए, ये है मोहम्मद मुखबर, ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। ईरान के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइजी, उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया था। देखिए, ईरान में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ईरान का धार्मिक लीडर, यानी ईरान में जो सुप्रीम लीडर होता है, इसमें कौन है? अयातुल्ला अली खामनेई, उन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया है मोहम्मद मुखबर। तो इतना याद रखिएगा। राइजी की बात करें तो इस समय राइजी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, और सुप्रीम लीडर कौन है? अली खामनेई, प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइजी, वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए? मोहम्मद मुखबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएस बनर्जी, हाल ही में इनका निधन हो गया। कहां से बिलोंग करते थे? केरल से बिलोंग करते थे पीएस बनर्जी, और याद रखिएगा जाने माने कार्टूनिस्ट थे। ये हैं पीएस बनर्जी, हाल ही में इनका निधन हो गया। जाने माने कार्टूनिस्ट थे केरल के। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।